राजनीति को समझने लगी। इन 3 सालों में मैं ये कह सकती हूं कि मेरे सबसे करीब साथी, जो हर संघर्ष में चट्टान की तरह मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, वो आपके सामने अजय लल्लू जी खड़े हैं। हर चर्चा में, चाहे वो बंद कमरे में हो, चाहे किसी पार्टी की मीटिंग में हो, चाहे पब्लिक के साथ, चाहे आपस में, हर चर्चा में इन्होंने सिर्फ गरीब का साथ दिया है। हर संघर्ष में सिर्फ गरीब का साथ दिया है। हर बार सिर्फ उन्होंने ये बात कही है कि जो संघर्ष कर रहा है, जो संकट में है, जिसको पीड़ा हो रही है, दीदी पहले उसके पास चलेंगे। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, हमेशा इन्होंने रास्ता दिखाया, राह दिखाई, कभी नहीं झिझके। चाहे इनको पुलिस उठाकर ले गई, चाहे हिरासत में रखा, चाहे इनके घर के इर्द गिर्द गनमैन लगाए गए इनको घर पर रखने के लिए, चाहे इनको जेल ले जाया गया कोरोना के समय 2 महीनों के लिए, कभी नहीं डरे। जब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को चुनने की बात आई, मैंने अपने भाई राहुल गांधी जी से बात की। हम दोनों ने चर्चा की कि कौन सा ऐसा नेता है पूरे प्रदेश की कांग्रेस पार्टी में जो बिल्कुल निर्भय होकर आगे बढ़कर जनता का संघर्ष कर पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे भाई ने कहा सीधे सीधे, एक ही ऐसा नेता है, अजय लल्लू। उन्होंने कहा सोचो भी मत प्रियंका, इन्हीं को अध्यक्ष बनाओ, यही इस संघर्ष के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, यही इस संघर्ष के समय हमारी पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे। और मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूं कि ये तमकुही राज का बेटा, आपका बेटा, संघर्ष से पीछे नहीं हटा। बड़े बड़े नेता जो मंत्री बनाए गए थे, जो बड़े बड़े घरों के बच्चे थे, नेताओं के पुत्र थे, दुम दबाकर भाग गए, डर गए, संघर्ष से डरे, चुनाव हारे, इस बात से डर गए कि उनके घर चले जाएंगे सरकारी, उनकी सुविधाएं गायब हो जाएंगी, उन पर सरकार कोई कार्रवाई कर देगी, कोई एजेंसी डाल देगी। डर गए, सब डर गए, अजय लल्लू जी नहीं डरे। आपके पास एक ऐसे विधायक हैं जो आपके लिए संघर्ष करते करते जान दे देंगे, पीछे कभी नहीं हटेंगे। आज देश प्रदेश में ऐसी राजनीति चल रही है जो आपका फायदा उठाकर आगे बढ़ना चाहती है, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जनता की समस्याओं को नकार के, जनता के जज्बातों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रही है। अजय लल्लू उसके विपरीत के राजनीति के मिसाल है। वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को परे करके, घर परिवार न बसा के, सिर्फ आपके ही संघर्षों के लिए समर्पित रहते हैं। आज मैं जानती हूं कि आपकी कितनी समस्याएं हैं। मेरी बहनें यहां हैं, सबसे बड़ी समस्या आपकी महंगाई ही है ना। मेरे भाई बैठे हैं, किसान होंगे आप में से कई लोग हैं, हाथ उठा के दिखाइए। आपको न गन्ने का दाम मिलता है, न धान का, न गेहूं का, न आपको खाद मिलती है समय पर।
आपकी बिजली के बिल बड़े बड़े आते हैं, कभी कभी बिजली भी नहीं आती फिर भी बिल भरने पड़ते हैं। महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने हो गए हैं कि खरीद नहीं पा रहे हैं। किसानी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कमाई कुछ नहीं बची। ये सरकार ऐसे कानून ला रही थी जिससे मेहनत करें आप, संघर्ष करें आप, खून पसीना बहाएं आप और फायदा हो उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का। इस पूरे देश में आंदोलन हुआ उन कानूनों के खिलाफ। अजय लल्लू जी सामने आए और खड़े रहे किसानों के साथ। इस देश के प्रधानमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी अपने घर से बाहर तक नहीं निकले आपसे बात करने के लिए। आपकी कोई सुनवाई नहीं थी। यहां मेरे नौजवान भाई बहन खड़े हैं, कितनों को रोजगार मिला है पिछले 5 सालों में? नहीं मिला ना? क्यों नहीं मिला? कभी सोचा है? कभी आपने सोचा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है नौजवानों को, किसान कमा नहीं पा रहा है, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी परेशान हैं, नई नई नीतियां आकर उनको परेशान करके उनकी कमर तोड़ दी गई है। मेरी बहनें त्रस्त हैं, महंगाई का सामना नहीं कर पाती, पूरा बोझ परिवार का, समाज का वो उठाती हैं, खेती में काम करती हैं, घर आती हैं, घर पे काम करती हैं, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि वो सामना नहीं कर पा रही है। उनकी सुरक्षा की बात नहीं है, उनको सशक्त करने की बात नहीं है। कभी आपने सोचा है कि ये राजनीति फूली फली कैसे, और क्या है ये राजनीति, किसके लिए बन रही है ये नीतियां? कभी सोचा है? समझिए, आंखें खोलिए, अपनी नींद से जागिए। जो राजनीति इस प्रदेश में चल रही है और आज इस देश में चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए है, सिर्फ बड़े बड़े कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए चल रही है। अगर आपके पास रोजगार नहीं है मेरे भाई और बहनों, कि वो इसलिए है कि रोजगार 3 जगहों से मिलता है। सबसे पहले रोजगार किसानी, खेती से मिलता था, छोटे व्यापारियों और छोटे दुकानदारों से मिलता था। छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, छोटे छोटे जो व्यापार बिजनेस करते थे, उनकी इस सरकार ने जानबूझ के कमर तोड़ी। वो खुद कमा नहीं पा रहे हैं तो रोजगार कैसे देंगे? दूसरी जगह जहां से रोजगार मिलते हैं, सरकारी पद। सरकारी पद 12 लाख खाली पड़े हैं। 5 सालों से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, और योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी जो आपके सामने खड़े होकर बड़े बड़े वादे करते हैं, उन्होंने ये 12 लाख पद नहीं भरे। आज चुनाव के समय आकर आपसे कह रहे हैं कि हमने 4 लाख रोजगार दिए। वादा किया था 70 लाख का, 12 लाख खाली पद पड़े हैं, लेकिन आपने भरने का कष्ट नहीं किया। तीसरी जगह जहां से रोजगार मिलते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, जिनको कहते हैं PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट, BHEL, NTPC, ITI, आप नाम लीजिए, रेलवेज, यहां से तमाम रोजगार बनते थे। ये संस्थाएं कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकारों में आपके लिए बनाई, आपकी संपत्ति थी ये। क्या किया इन्होंने? क्या किया? किसको बेचा? किसको बेचा? उन्हीं 2 बड़े उद्योगपतियों को, उन्हीं बड़े उद्योगपतियों को जो उनके दोस्त हैं, जो उनकी पार्टी को फंडिंग करते हैं, जो पूरी मीडिया को चलाते हैं, उन्हीं को सारे देश की संपत्ति बेच डाली। देश के बंदरगाह बेचे, देश के हवाई अड्डे बेचे, देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं बेची। किसके लिए चल रही है ये सरकार? किसके लिए चल रही है ये प्रदेश की सरकार? किसके लिए चल रहे हैं ये योगी आदित्यनाथ की नीतियां? किसके लिए चल रही है ये मोदी जी की नीतियां? सोचिए, समझिए। एक तरफ कहते हैं कि आपको रोजगार देंगे,
दूसरी तरफ जहां जहां से रोजगार पैदा हो सकता था उस सबको बंद कर दिया, बेच डाला। क्यों हो रहा है ये? कभी सोचा है ध्यान से? एक तरफ किसान परेशान है, तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। यहां गन्ना की खेती होती है कि नहीं? गन्ने का दाम मिलता है। अभी चुनाव से पहले 50 रुपए बढ़ा दिया गया, सच है कि नहीं? आपके यहां नहीं बढ़ाया, 25 रुपए बढ़ाया है। चुनाव से पहले नहीं बढ़ाया था। आपको मालूम है कि पूरे देश के गन्ना किसानों का बकाया कितना है? मैं बताती हूं, 14,000 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखिए ये आंकड़ा, 14,000 करोड़ रुपए का पूरे देश के गन्ने किसान का बकाया इस सरकार ने नहीं दिया। इस सरकार ने अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के मित्रों के लाखों करोड़ रुपए का कर्ज मिटा दिया, आपका बकाया नहीं दिया। ये काफी नहीं था। 14,000 करोड़ का पूरे देश के गन्ने का बकाया, 16,000 करोड़ के लिए मोदी जी ने खुद के लिए सिर्फ 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। 2 हवाई जहाज अपने लिए कि दुनिया में भ्रमण करें, जाए पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, जापान, चीन, जहां जाना है जाए। 2 हवाई जहाज खरीदे और आपका पूरे गन्ने का बकाया उन हवाई जहाजों में चले गया, आपका बकाया नहीं दिया। ये है ये सरकार, समझ लीजिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो रहे हैं, यहां किसान का कर्ज कोई पूछ रहा है? कर्ज में डूब रहा है किसान और उसके कर्ज माफ करने की बात ही नहीं हो रही है। यहां पे कटान होता है। अजय लल्लू जी आकर, मैं जानती हूं क्योंकि 3 सालों से मैं इनके साथ काम कर रही हूं। 3 सालों से जब जब वो होता है मैं ढूंढती हूं कि कहां गए लल्लू जी, और अजय लल्लू जी यहां आ गए तमकू ही राज आपके लिए लड़ने के लिए, आपके संघर्ष में शामिल होने के लिए। लेकिन प्रदेश और देश की सरकार पूछ रही है इसके बारे में, कुछ नहीं कर रही। प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। छुट्टे जानवर की इतनी बड़ी समस्या है, पूरे प्रदेश में किसान परेशान है। जहां जहां मैं जाती हूं मेरी बहनें बताती हैं, दीदी चौकीदारी करनी पड़ती है हमें दिन रात, छुट्टा जानवर खाए जा रहा है हमारे खेतों को। और प्रधानमंत्री आकर चुनाव के सामने पूरे प्रदेश और देश को कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में ही नहीं था, मेरे संज्ञान में ही नहीं था कि ये समस्या है उत्तर प्रदेश के किसानों की। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा किसान यहां हैं। आप कह रहे हैं कि किसी ने आपको बताया तक नहीं? आपकी हिम्मत कि आप ऐसा कहें? आपको तो सब चीज पता चल जाती है। आपके चेले, आपके भक्त कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, कि आप सर्वज्ञानी हैं। अरे उन्होंने तो आपको भगवान बना डाला और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मालूम। आपको ये नहीं मालूम कि किसान की क्या समस्या है? आपको ये नहीं मालूम कि यहां से कितना पलायन होता है, कि यहाँ के नौजवान बाहर जाते हैं देश प्रदेश में नौकरी ढूंढने के लिए? आपको नहीं मालूम कि भर्ती की प्रक्रिया को आप ही की सरकार ने कितना भ्रष्ट बना दिया है, कि 4-5 सालों के लिए ये नौजवान परीक्षा देने के बावजूद नियुक्तियों का इंतजार करते रहते हैं और अपने करियर बर्बाद कर देते हैं, अपना जीवन बर्बाद करते हैं। आपको नहीं मालूम कैसे अंतर्यामी है, कैसे सर्वज्ञानी है? अपनी जनता का दुख भी नहीं मालूम, अपने ही प्रदेश, अपनी जनता, अपने किसान, अपने नौजवान, अपनी बहनों के संघर्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं है आपको, या फिर आप सच नहीं बोल रहे हैं? यह हो सकता है क्या बहनों और भाइयों कि उनको सब कुछ मालूम है लेकिन वो आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं?
वो अपनी सरकार सिर्फ अमीरों के लिए चला रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप तो गरीब रहेंगे, आपको गरीब रखेंगे, जानबूझ के आपको रोजगार नहीं देंगे, आपको शिक्षित नहीं करेंगे, आपको अपने पैरों पर नहीं खड़ा करेंगे, क्योंकि वो जान गए हैं कि आप तो पूछेंगे ही नहीं। जब वो आपके सामने आएंगे चुनाव के समय, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, और आप तो आंख बंद करके वोट दे देंगे उन्हें। वो जान गए हैं बहनों और भाइयों, और ये बहुत बड़ी भूल की है आपने। अपने प्रदेश में दशकों से ऐसी राजनीति को आगे बढ़ाकर उसका प्रोत्साहन करके बहुत बड़ी भूल की है। आपने सोचा आपके धर्म की सुरक्षा होगी, आपने सोचा आपकी जाति की सुरक्षा होगी, आपने इन नेताओं की बात मान ली, इन पर भरोसा किया, इन पर विश्वास किया, और इन्होंने क्या किया ये समझ गए। जनता भोली भाली है, चुनाव आएगा, हम आके धर्म पर इनके जज्बात उभार लेंगे, अपनी बहनों के कुछ मेलों में चले जाएंगे, वहां प्रचार कर लेंगे, भाइयों से कह देंगे धर्म की सुरक्षा कर रहे हैं, और सब एकजुट होकर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हमें वोट दे देंगे। हमें तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये धारणा इनके मन में, इनके दिलों में बैठ चुकी है, ये इनकी मानसिकता बन गई है। इसका मैं एक मिसाल देती हूं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण में कहा कि उन्होंने एक बूढ़ी अम्मा का वीडियो देखा, और उस वीडियो में वो बूढ़ी अम्मा कह रही थी, पत्रकार पूछ रहे थे कि अम्मा किसको वोट दोगे, तो अम्मा कह रही थी कि मैं तो मोदी जी को दूंगी। और पत्रकार ने पूछा कि क्यों, मोदी जी को क्यों अम्मा? तो उन्होंने कहा वो मुझे राशन भेजते हैं ना, मैंने उनका नमक खाया है, मैंने उनका नमक खाया है, इसलिए मैं उनके साथ गद्दारी नहीं करूंगी। और मोदी जी खुशी से अपने मुंह मियां मिट्ठू सबके सामने कह रहे हैं कि देश की जनता ने मेरा नमक खाया है। समझ रही हैं आप? समझ रही है ना कि जब एक नेता की ये मानसिकता हो जाती है कि जनता उसका नमक खा रही है, तो क्या हो जाता है देश में? किस काम का नहीं, किसी काम का नहीं रहता वो नेता, क्योंकि नेता जनता का नमक खाता है। नेता को बनाती है जनता, नेता को खड़ा करती है जनता। जिस दिन नेता इस बात को भूल जाता है, जिस दिन उसे यह एहसास हो जाता है कि अरे जनता मेरा नमक खा रही है, जनता तो आंख मूंद कर मुझे इस विषय पर या उस विषय पर वोट देगी, मेरे से कोई जवाबदेही मांगने वाला नहीं है, मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि रोजगार क्यों नहीं दिया, मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि बिजली का तार क्यों नहीं लगाया, मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि सड़क क्यों नहीं बनाई, मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि किसानों का जीवन सरल बनाने के लिए क्या किया। जब ये मानसिकता उसमें हो जाती है तो वो आपके लिए काम करना बंद करते हैं। और यही सच्चाई है, यही असलियत है इस सुंदर प्रदेश की, इस प्रदेश की जिसमें सब कुछ है, जिसमें इतनी उपजाऊ जमीन है, इस प्रदेश में जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान है, सबसे ज्यादा ऊर्जा है, सबसे ज्यादा काबिलियत है, सबसे ज्यादा हुनर है। इस प्रदेश में जहां महिलाएं सशक्त हो सकती थी, जहां एक ऊर्जा हो सकती थी महिलाओं की एकजुट होकर राजनीतिक दिशा दिखाने की, ये प्रदेश जिसने हमें आजादी दिलवाई, जिससे प्रधानमंत्री पर प्रधानमंत्री आए, जिसने इस देश की राजनीति को हमेशा दिशा दिखाई, और आज ये प्रदेश ही खाई में है। सोचिए कि कैसी परंपरा डाल दी है आपने, कैसी परंपरा शुरू कर दी कि इसका अंत ही नहीं दिख रहा किसी को, क्योंकि सब जान गए हैं कि आपके जज्बातों पर सत्ता में आएंगे, आपके जज्बातों पर
आगे बढ़ेंगे, बनते रहेंगे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, और आप कभी उनसे पूछेंगे नहीं कि आपका हक क्या था। जो आपके लिए करते हैं, ये राशन के बोरे, ये खाते खोल दीजिए, आपको 1000-2000 रुपए दे देंगे। ये जो आपके लिए करते हैं ना, ये सोचते हैं कि एहसान कर रहे हैं आप पर। ये कोई एहसान नहीं है, कोई एहसान नहीं है, ये हक है आपका, और आपका हक इससे बहुत ज्यादा बढ़कर है। इस बोरे राशन से थोड़े दिनों के लिए आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आप सशक्त कभी नहीं होंगे। आप अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते कि उनकी पूरी जवानी, उनका पूरा जीवन एक बोरे राशन के इंतजार में चले जाए। इसलिए नहीं करते मेहनत आप मेहनत इसलिए करते हैं, कमाते इसलिए हैं कि आपके बच्चे अपना भविष्य बनाएं, कि उनकी सरकार उन्हें रोजगार दे, उनको अपने पैरों पे खड़े होने की क्षमता दे, उनको शिक्षित करे। आपकी बच्चियां शिक्षित बने, वो भी रोजगार करें, वो भी कमाएं, वो भी भागीदार बने। इसीलिए आप मेहनत करते हैं। आप मेहनत इसलिए नहीं करते कि आपके बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी निर्भर हो जाएं किसी सरकार पर, किसी राजनीतिक दल के नेता पर, जो आपका आदर, आपका सम्मान भी नहीं करे। जब आपको पीड़ा हो, आए नहीं। किसान रो रहा है, नहीं आते। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, हाथरस हुआ, उन्नाव हुआ, शाहजहांपुर हुआ, कोई नहीं आया। तमाम समस्याएं आई। अरुण वाल्मीकि के परिवार को आगरा में बुरी तरह से हिरासत में लेकर पीटा गया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, क्योंकि कोई अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझता कि आपकी पीड़ा में वो साथ दे। ये परंपरा बन गई है आपके प्रदेश की। आपके सामने चुनावी मंच पर आज कोई आपसे आपकी काम की बात करने नहीं आता, कोई नहीं आता। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि मैंने 70 लाख रोजगार का वादा किया था, मैं सिर्फ 4 लाख रोजगार बना के दिया हूं 5 सालों में, 12 लाख पद खाली रखे हूं, मैं माफी चाहता हूं। कोई इतना भी नहीं कहेगा। चुनाव के दबाव में आकर धड़ाधड़ राशन आ रहा है, थोड़े से पैसे आ रहे हैं खाते में। मैं इनसे पूछना चाहती हूं, मंच पर आपके सामने आकर वादा करें कि 10 मार्च के बाद, चुनाव के बाद ये राशन बंद नहीं होगा। वादा करें, वादा करें कि ये महंगाई बढ़ेगी नहीं। वादा करें कि ये जो खाते में पैसे आ रहे हैं, ये रुक नहीं जाएंगे। नहीं कर सकते ये वादा, नहीं कर सकते, क्योंकि इनका एक ही लक्ष्य है, और समझ लीजिए एक ही लक्ष्य है, आपका इस्तेमाल करके सत्ता में रहना। किसी भी तरह से कुछ भी करके ये सत्ता में रहना चाहते हैं। कोरोना आया, आप संकट में थे, आपके लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करने की कोशिश किसने की? आपकी मदद किसने की? कौन जेल चले गया आपके लिए बस तैयार करने के बाद? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों की, श्रमिकों की मदद करके, जब वो पलायन कर रहे थे, जब वो नंगे पांव चलकर बड़े बड़े शहरों से यहां तक पहुंच रहे थे, खुद अकेले भगवान भरोसे छोड़ दिया था नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने उनको। अपने माँ बाप को कंधों पर लेकर चल रहे थे, अपने बच्चों को उठाकर चल रहे थे। कोई दम तोड़ रहा था, किसी के पास खाने को नहीं था, किसी के पास पानी नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने, अजय लल्लू जी ने मदद की, लंगर लगाए, जीपों, गाड़ियों, बसों का इंतजाम कराया, खुद जेल चले गए इस बात पर। लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया आपके लिए। प्रधानमंत्री जी आज संसद में खड़े होकर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों की मदद करके एक बहुत बड़ा पाप किया है। क्या एक भूखे को खाना देना पाप है? पाप है बहनों और भाइयों। प्यासे को पानी पिलाना पाप है। जो नंगे पांव 600 किलोमीटर दिल्ली से चलकर
बिहार तक अकेले जा रहा है, भगवान भरोसे उसको मदद करना पाप है? या ये पाप है कि जनता के जज्बातों का इस्तेमाल करके आप सत्ता में गए, आपने झूठे वादे किए, आपने जनता को भरोसा दिलाया कि आप विकास ला रहे थे, आप प्रदेश देश को आगे बढ़ाएंगे, रोजगार दिलवाएंगे, किसान की आय दुगनी होगी, 15 लाख आपके खातों में आएगा, और फिर आपने कुछ नहीं किया। जो जनता का था, जो उसकी संपत्ति थी, जो देश का था, वो बेच डाला अपने दोस्तों को, अपने लिए हवाई जहाज खरीद डाले, करने का बकाया नहीं दिया, आपने किसी को मदद नहीं की, और फिर आप सामने मंच पर आकर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं चुनाव के समय। कभी पाकिस्तान, कभी बुलडोजर, कभी आतंकवाद। अरे भैया, इससे हमारा पेट भरेगा? आप पूछो ना इनसे, पेट भरेगा तुम्हारा? महंगाई हो रही है, बेरोजगारी चरम पे है, किसान कमा नहीं पा रहा है, पेट खाली है सबके। बताओ इनको, याद दिलाओ कि क्यों इनको आपने सरकार दी, क्यों लाए आप इनको सरकार में, क्यों दी सत्ता इनको? याद दिलाओ कि ये सत्ता तुम्हारी है, आपकी है बहनों, आपकी है भाइयों, नौजवानों, आपकी है ये सत्ता, किसी नेता की नहीं है। याद दिलाओ इन नेताओं को, बदल दो यहाँ की राजनीति। अगर नहीं बदलोगी, अगर 5 साल और इन लोगों को सत्ता में लाओगे तो पछताओगे आप, तड़पोगे आप, नुकसान होगा आपका। ये विकसित होंगे, ये भाजपा के नेता और इनके बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त। आपको मालूम है कितना कमाया इन्होंने पिछले 5 सालों में? हर रोज 1000 करोड़ रुपए कमाते हैं इनके दोस्त। यहां का किसान कितना कमाता है? 27 रुपए प्रतिदिन। और आपकी संपत्ति बेच डाली उनको, कर्ज माफ किए उनको। जाग जाओ बहनों और भाइयों, जाग जाओ, पहचानो नेताओं को, ऐसे नेता को पहचानो, उन नेताओं को पहचानो जो इस देश के लिए शहीद हुए, जिनको आज ये लोग आतंकवादी कहते हैं, मेरे परिवार पे उंगली उठाते हैं, कहते हैं कि हम आतंकवाद से जुड़े हैं। मैंने कहा हां, जुड़ी हूं मैं आतंकवाद से, क्योंकि मेरे पिता को आतंकवादियों ने मारा, मेरी दादी को आतंकवादियों ने मारा, मेरे पिता मेरी दादी इस देश के लिए खून बहाए हैं। और ये लोग जो आपकी सारी संपत्ति बेच रहे हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सरकार चला रहे हैं, आज उन पर उंगली उठा रहे हैं, आज उन पर उंगली उठा रहे हैं। परिवारवाद की बात करते हैं। कौन सा परिवारवाद? सारे नेता के पुत्र तो ये ले गए अपनी पार्टी में, तो कौन से परिवारवाद से परहेज था इनको? सिर्फ मेरे परिवार से, क्योंकि मेरा परिवार इनके सामने कभी नहीं झुकेगा। और ये जानते हैं कि हमें कुछ भी कर ले, हमें मार डाले, हम इस भाजपा के साथ न कभी समझौता करेंगे और न इनके सामने कभी झुकेंगे। जानते हैं सारे। और इसलिए जब हम आपके सामने आते हैं तो हम सच बोलते हैं, दिल की बात कहती हूं मैं, दिल की बात कहती हूं, क्योंकि मुझे आपकी चिंता है, मुझे इस देश की चिंता है, इस प्रदेश की चिंता है। मेरे पूर्वजों ने और आपके पूर्वजों ने, इस प्रदेश और देश के किसानों ने इस देश को आजादी दिलवाई। क्या इसलिए आजादी दिलवाई? क्या इसलिए ये सारी संस्थाएं बनाई? क्या इसलिए इस देश को विकसित किया कि ये लोग बेच डालें इस देश को, कि इस देश का नौजवान बेसहारा हो, बेरोजगार हो? इस देश की आजादी इसलिए दिलाई कि आप सब आजाद हो। और जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, जब तक आप विकसित नहीं होंगे, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आप कमाओगे नहीं, आपको अपने आप पर गर्व नहीं होगा, तब तक आप कभी आजाद नहीं हो सकते। ये लोग गुलाम रखेंगे आपको, जानबूझ के आपको गरीब बनाएंगे, जानबूझ के आपको गरीब और बेरोजगार रखेंगे ताकि इनके राशन के बोरों पर आप निर्भर हो जाओ। समझ लो कि आपके सामने क्या असलियत है। ये नेता घर जाते हैं अपने बड़े बड़े करोड़ों के हवाई जहाजों में,
इनके बच्चे विकसित होते हैं, इनके साथी सारे विकसित हो रहे हैं, विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बिजनेस करने के लिए, पूरी देश की संपत्ति खा जाते हैं। और आपके बच्चे यहां सब खड़े हुए हैं, सारे हाथ उठाते हैं जब मैं पूछती हूं कि तुम बेरोजगार हो क्या, सारे हाथ उठाते हैं। इस देश की राजनीति आपको बदलनी पड़ेगी, ये आपकी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जो वोट आपको दिया गया है, ये संविधान ने दिया है, ये किसी का एहसान नहीं है, हक है आपका। और इसी से आप बदलाव ला सकते हो, इसी से आप एक ऐसी सरकार ला सकते हो जो आपके लिए काम करे दिन रात, जिसके नेता ये नहीं सोचे कि आप उनका नमक खा रहे हैं, जिसका एक एक नेता जाने कि आपका नमक खाया है, आपके लिए शहीद होने के लिए तैयार हो, आपके लिए समर्पित होने के लिए तैयार हो। इसलिए आज चुनावी सभा है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है आपके लिए। आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाइए, मौका दीजिए। आपको एक ऐसे विधायक मिले हैं जो दिन रात आपके लिए काम करते हैं, आपने देखा है, ये बात सच है, ये सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाकर देखिए ना कि क्या क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। यहां मेरे नौजवान भाई बहन हैं, आपके लिए एक पूरा खाका तैयार किया है उन्होंने, पूरा खाका। खोखले वादे नहीं कर रहे हैं कि 20 लाख रोजगार देंगे, हम कह रहे हैं 20 लाख रोजगार देंगे। कहां से आएंगे ये रोजगार, कहां खाली है, कौन से पद हम भरेंगे। 12 लाख खाली पद हम भरेंगे और 8 लाख नए रोजगार बनाएंगे। कैसे? आप अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, एक छोटा सा बिजनेस, कुछ अपना कारोबार, सरकार आपको 5 लाख रुपए देगी 1% ब्याज पे, ताकि आप कर पाओ। भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएंगे। जो आज प्रक्रिया है जिससे आप परेशान हो और आपके करियर बर्बाद हो जाते हैं, आप आवाज उठाते हो, दमन करते हैं, आपको जेल में डाल देते हैं, आपको पीटते हैं। जैसे तानाशाह है ये लोग, शाहनशाह है कोई, ये देश आपका है, एक लोकतंत्र है, आपको आवाज उठाने का हक है, आप आवाज उठाते हैं और कांग्रेस पार्टी आपकी आवाज सुनती है। इसीलिए हर भर्ती के लिए एक जॉब कैलेंडर बनेगा, उसमें परीक्षा का दिन, रिजल्ट का दिन, नियुक्ति का दिन सब लिखेंगे। और एक कानून लाएंगे कि अगर किसी ने पेपर लीक करने की कोशिश की, रद्द करने की कोशिश की या कोई फेरबदल करने की कोशिश की हमारे कैलेंडर में, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, ताकि आपकी भर्ती की जो परीक्षा है उस दिन से आपकी भर्ती मतलब आपकी नियुक्ति तक सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बीत पाएंगे। आपकी जवानी बर्बाद नहीं होगी। इसी तरह से मेरी बहनें, आज आप पर अत्याचार होता है, सरकार क्या करती है मालूम है? मैं जाती हूं हर जगह, बहनों से मिलती हूं जिनका बलात्कार हुआ है, जिनकी बच्चियों को मार डाला है, और पता है क्या बताती है मुझे? कि पुलिस और प्रशासन ने उनकी मदद नहीं की, उनको जलील किया, उनको ऊपर से जलील किया, उन पर दबाव डाला कि एफआईआर दर्ज मत करो। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर ऐसा हुआ और एक महिला पर अत्याचार हुआ और 10 दिन के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, तो जिस पुलिस अधिकारी ने उसको रोका है उसका सस्पेंशन का कानून लाएंगे। हम कह रहे हैं कि जितने भी सरकारी रोजगार हैं 40% महिलाओं को मिलेंगे पहले के आरक्षणों के तहत। 40% सरकारी रोजगार महिलाओं के लिए, 25% जो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनमें भर्ती होगी महिलाओं की, ताकि आपको मुसीबत हो तो आपको पुलिसकर्मी महिला मिले। आपके लिए अस्पतालों में आज जाते हैं, आपको पुरुष डॉक्टर मिलता है, आप अपनी समस्या बता भी नहीं सकती अगर डॉक्टर मिले तो। ब्लॉक के अस्पतालों में महिलाओं के लिए महिला डॉक्टर, महिला नर्स और अलग से एक महिलाओं के लिए कमरा हम कह रहे हैं कि हम बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी और आशा बहुओं के लिए 10,000 रुपए का प्रतिमाह मानदेय बनाएंगे, करेंगे हम। हम कह रहे हैं कि मेरी बहनें
आज आपको एक गैस सिलेंडर देके ये सोचते हैं कि एहसान किया है ना इन्होंने आप पे। हम कह रहे हैं आप 3 ले लो। हम कह रहे हैं इसके साथ छात्राओं को हम फ्री में मोबाइल फोन देंगे, स्कूटी देंगे, ताकि आप सशक्त बनो। लेकिन सबसे पहले हम आपको सशक्त करने का काम करेंगे, आपको रोजगार दिलवाएंगे, आपकी शिक्षा के लिए हर जिले में हम पाठशाला बनाएंगे केंद्रीय विद्यालय की तरह। हम किसानों के लिए कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी समझती है कि आपने कितनी परेशानी झेली है, इसीलिए आपके पूरे के पूरे कर्ज माफ किए जाएंगे, जैसे पहले भी हमने करके दिखाया था। छुट्टे जानवर की समस्या है, कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार है, कैसे सुलझाई? सुलझा दी है। यहां इतनी बड़ी समस्या है, सब कह रहे हैं हमें मालूम भी नहीं। वहां एक तो मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां भी लिखी हैं इसके बारे में कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने एक योजना बनाई कि बहनों और भाइयों, अगर आप छुट्टे जानवर की देखभाल कर लें, सरकार आपसे 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी। इससे क्या होगा? आप जानवर का देखभाल करेंगे, आपकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी उससे। सरकार गोबर का गोबर गैस बनवाएगी, अच्छी अच्छी खाद बनवाएगी, जिससे किसानों की सुविधा होगी। लोग जानवर को छुट्टा नहीं छोड़ेंगे, घर में रख के देखभाल करेंगे। आपको मालूम है 3 सालों के अंदर अंदर ये छुट्टे जानवर की समस्या छत्तीसगढ़ में समाप्त हो गई है, जबकि आपकी सरकार यहाँ पे लेटी हुई है, सोई हुई है, कुछ नहीं कर रही। धर्म की बात करते हैं, ये गौशालाएं बनाई, गाय को जेसीबी से उठाकर जिंदे गाय को गाड़ रहे हैं। आप सबने वीडियो नहीं देखे, शायद मैंने देखे। गाय धूप में लेटी हुई है, ऊपर छत नहीं, चारा नहीं है, पानी नहीं है, जंगली कुत्ते उसको नोच रहे हैं, मर रही है। और ये धार्मिक लोग, ये नेता जो धर्म का इस्तेमाल सिर्फ आपके वोटों के लिए करते हैं और बाकी समय भूल जाते हैं कि धर्म क्या है, वो इस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ में हमने ये योजना लागू की है, उत्तर प्रदेश में भी हम ऐसा ही करेंगे। आप जानवर का देखभाल करो, आपसे हम गोबर खरीदेंगे 2 रुपए किलो में। हम कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आज के दिन गेहूं और धान का 25 रुपए दिया जा रहा है, गन्ने का 400, और हम ये आपके लिए गन्ने का 400 दाम होगा और 2500 में गेहूं धान मिलेगा। आप सब बड़ी बड़ी बिजली के बिल भरते हैं कि नहीं? हम कह रहे हैं कि सबके बिजली के बिल आधे करेंगे, और जिन छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदारों को ज्यादा मुसीबत हुई थी कोरोना के समय, बिजली का बकाया है, उस बकाये को भी साफ कर देंगे। हम छोटे व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी लेंगे, आपको मदद करेंगे कि जितना आपने सहा है इनकी नीतियों से, जितनी परेशानियां आपके सर पर आई हैं, उनको हटाने का काम हम करेंगे, आपको फिर से सशक्त करेंगे। तो हम ये सब इस आधार पर कह रहे हैं कि हमने पहले भी करके काफी ऐसी चीजें करके दिखाई हैं। हम इस आधार पर कह रहे हैं कि हमें आपकी परवाह है, इस देश की परवाह है, आपको विकसित करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप निर्भर रहो, हम चाहते कि आप आत्मनिर्भर बनो, हम चाहते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य उज्जवल हो, कि आप आगे बढ़ें, कि ये प्रदेश जो सबसे सुंदर, सबसे सक्षम प्रदेश है, आगे बढ़े और एक बार फिर इस पूरे देश को संदेश जाए कि यहाँ उत्तर प्रदेश से एक नई राजनीति, एक नया तरीका शुरू हुआ है, और आज से यहाँ पे हम ऐसी राजनीति का बर्दाश्त नहीं करेंगे जो धर्म और जाति के आधार पर हमें गुमराह करके हमसे वोट लेकर निकम्मी बैठे। आप ये संदेश भेजिए, और आज मैं आपसे ये आग्रह करने आई हूं कि यहां से ये संदेश भेजिए, अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझिए। देखिए, ये देश आपका है, आपकी जिम्मेदारी है, किसी और का नहीं है। इसकी रखवाली आपको करनी पड़ेगी। जो नेता आपके सामने है उनको जवाबदेह आपको बनाना पड़ेगा। अपने भविष्य को आप बनाओ, समझदारी से, जागरूक होके,
सतर्क होके गलत तरह की राजनीति को बढ़ावा देना बंद करो, इसका प्रोत्साहन बंद करो और सही तरीके की राजनीति जो आपके लिए काम करे उसी को आगे बढ़ाओ। एक बार फिर मैं अजय लल्लू जी के बारे में आपसे कहना चाहती हूं, इनकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं, मैं जानती हूं कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है आपके लिए। इनका विश्वास मत तोड़ो, इनको एक बार फिर जिताओ, कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाओ ताकि आपका भविष्य मजबूत बने और आप आगे बढ़ पाए। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुने।